नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 6 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 6 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर संडे दोस्तों उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का एक रिवीजन प्लेटफॉर्म आपके सामने रखता है, जिसमें हम हर संडे को एक वीकली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हर संडे को 11 बजे स्टार्ट होती है दोस्तों। तो करंट अफेयर के रिवीजन के लिए आप 11 बजे उस क्विज को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 6 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 6 अगस्त 1825 को बोलिविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की थी। 6 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 6 अगस्त 1906 को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था दोस्तों। 6 अगस्त 1914 को ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और 6 अगस्त 1960 को क्यूबा ने देश की तमाम संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया था। 6 अगस्त 1964 को अमेरिका ने नेवेदा में विश्व के सबसे प्राचीन वृक्ष प्रोथेमस को काट दिया गया और 6 अगस्त 1996 को नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई थी दोस्तों। और 6 अगस्त 2012 को नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा था। तो ये थी 6 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है। तो जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। 1 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID, FM रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC, साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनताओं को प्रशिक्षित करना है। इस तरह ई रक्षाबंधन साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके लिए राज्य पुलिस और CID ने लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड सेफ्टी का नारा भी दिया है। तो राज्य पुलिस और CID ने क्या नारा दिया है? लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। अब ई रक्षाबंधन जो जागरूकता कार्यक्रम है वो किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। तो ये रहा दोस्तों मैप में आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अमरावती है और भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात में 1600 किलोमीटर होते हुए दूसरे स्थान पर इस राज्य का समुद्र तट 972 किलोमीटर है। उत्तर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में कर्नाटक से आंध्र प्रदेश घिरा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की फसल का 77% से ज्यादा हिस्सा चावल है। इस राज्य में 2 प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा बहती हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की जो कानूनी कैपिटल है वो है हैदराबाद और वहां का सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम और वहां की राजभाषा है तेलुगु। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
YS जगनमोहन रेड्डी, जिनका पूरा नाम है यदुगुरु संदिट्टी जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा में 176 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। और यहां से राज्यसभा के लिए 11 सीटें और लोकसभा के लिए यहां से 25 सीटें हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनाकल का चयन किया है। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन MBB ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फिनेकल को चुना है। NBB फिनेकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा और फिनेकल कॉर्पोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान के नवीनतम संस्करणों के साथ व फिनेकल डिजिटल एंगेजमेंट हब के साथ अपने मौजूदा फिनेकल कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को पूर्ण विकसित डिजिटल एंगेजमेंट स्वीट के रूप में अपग्रेड करेगा। अब इससे क्या लाभ होंगे, बात करें उन लाभों की, तो पूरी तरह से एकीकृत फ्रंट टू बैक ऑफिस ग्लोबल लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक रूप सेवाओं की पेशकश करने के लिए बैंक को सक्षम बनाएगा और भुगतान और संग्रह में वृद्धि की तेजी के साथ तरलता की स्थिति को अनुकूलन बनाने और मैनेज करने में भी मदद करेगा। फिनेकल डिजिटल एंगेजमेंट साइट अपग्रेड NBB को अपनी ग्राहक प्राथमिकताओं और एंटाइटलमेंट को प्रभावी ढंग से पूरे चैनलों पर प्रबंधित करने में सक्षम करेगा। इन क्षमताओं के साथ बैंक अपने विविध ग्राहकों के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक और अनुरूप डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में सक्षम होगा। साइट के लचीले उत्पाद कारखानों का लाभ उठाते हुए NBB तेजी से डिजिटल चैनलों पर नए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करके नवाचार आधारित विकास को चलाने में सक्षम होगा। दोस्तों बात करें इन्फोसिस जो लिमिटेड कंपनी है उसकी, तो इन्फोसिस लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु भारत में स्थित है। यह एक भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है, जिसके पास 30 जून 2008 को 94,379 से अधिक पेशेवर लोग हैं। इसके भारत में 9 विकास केंद्र हैं और दुनिया भर में 30 से अधिक इन्फोसिस के कार्यालय हैं। दोस्तों इन्फोसिस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 जुलाई 1981 को और इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं सलील पारेख। कौन है दोस्तों? सलील पारेख। और इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहां है? बेंगलुरु में। अब इन्फोसिस का चयन किसने किया है? बहरीन ने। तो ये रहा दोस्तों मैप में बहरीन। बात करें बहरीन की, तो बहरीन जम्बूद्वीप के अरब खंड में स्थित एक देश है। ये एक द्वीप पर बसा हुआ है। विस्तार में ये दिल्ली राज्य से भी छोटा है। बहरीन 1971 में स्वतंत्र हुआ और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसका प्रमुख आमीर होता है। 1975 में नेशनल असेंबली भंग हुई, जो अब तक बहाल नहीं हो पाई है। दोस्तों 1990 में कुवैत पर इराक के आक्रमणों के बाद बहरीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। यह घाटी के अन्य तमाम देशों की तरह शिया सुन्नी इस्लाम की राजनीति के बीच खड़ा है। यहाँ शिया बहुलता भावना और सुन्नी शासन है। बहरीन की राजधानी है दोस्तों मनामा, और मनामा ही बहरीन का सबसे बड़ा नगर भी है। यहाँ की अरबी और अंग्रेजी राजभाषा है। क्या राजभाषा है दोस्तों? अरबी और अंग्रेजी। यहाँ के राजा हैं नरेन अब्दुल बिन हमास और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अल बकर बिन सुलेमान। और यहाँ के अभी वर्तमान शाही राजकुमार जो हैं वो हैं सुलेमान इब्न हाबद। कौन है दोस्तों? सुलेमान इब्न हाबद। और स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से बहरीन को मिली थी दोस्तों 15 अगस्त 1971 को। और बहरीन की जो मुद्रा है वो है दोस्तों बहरीन दिनार। क्या है दोस्तों? बहरीनी दिनार। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ हो गया है दोस्तों। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को विज्ञान के क्षेत्र में
प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। विद्यार्थी विज्ञान मंथन और विजन भारती विभा और विज्ञान प्रसार की एक पहल है। कार्यक्रम को छात्र समुदाय के बीच एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उज्जवल दिमाग की पहचान करने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, नितिन गडकरी ने खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया है। इस गिफ्ट बॉक्स को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा विकसित किया गया है। KVIC विकसित उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों की 4 दस्तकारी रेशम मास्क शामिल हैं। ये ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, दोबारा इस्तेमाल होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल भी हैं। खादी का गिफ्ट बॉक्स विदेशी बाजार और एक बड़ी भारतीय आबादी को उपहार देने के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स ने शपथ ली है। तो गयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? मार्क फिलिप्स। तो ये हैं दोस्तों मार्क फिलिप्स। तो गयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 2013 से 2016 तक गयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया है दोस्तों। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो गयाना के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भरत जगदेव। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क फिलिप्स। और हमने पिछली वीडियो में देखा था गयाना के नए राष्ट्रपति बने थे, वो कौन बने थे? मोहम्मद इरफान अली। कौन बने थे दोस्तों? मोहम्मद इरफान अली। मार्क फिलिप्स अभी कहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं गयाना के। तो ये है दोस्तों मैप में गयाना। बात करें गयाना की, तो गयाना या गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य भाग में है। गयाना शब्द का ऐतिहासिक प्रयोग हॉलैंड के 3 उपनिवेशों के लिए किया गया था। यह उपनिवेश थे एसेक्यूबो, डेमेरारा और बेरबिस। वो ऐतिहासिक गयाना अमेज़न नदी के उत्तर में था और ओरिनोको नदी के पूर्व में था। यहाँ पर भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। यह भारतीय प्रजाति के लोग यहाँ अंग्रेजों के शासनकाल में आए थे दोस्तों। इस देश पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने शासन किया और फिर 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया दोस्तों। यह है दोस्तों गयाना का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह। गयाना की जो राजधानी और वहां का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों, वो है जॉर्ज टाउन और वहां की राजभाषा है अंग्रेजी। और वहां निम्न 9 भाषाओं को मान्यता मिली है दोस्तों। और जो गयाना की जो मातृभाषा है वो है गयानी क्रेओल और वहां की जो मुद्रा है वो है गयानी डॉलर। और वहां की जो सरकार है वो है दोस्तों एकात्मक अध्यक्षीय संविधानीय समाजवाद गणराज्य सरकार। और वहां का जो विधानमंडल है उसे बोला जाता है राष्ट्रीय विधानसभा। और वहां के अभी अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क फिलिप्स। और वहां के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद इरफान अली। कौन बने हैं दोस्तों? मोहम्मद इरफान अली। 1667 से 1814 तक इसे डच गयाना कहा जाता था। 1814 से 1966 तक इसे ब्रिटिश गयाना के नाम से जाना जाता था। और यूनाइटेड किंगडम से जब इसे स्वतंत्रता मिली और जब से इसे गयाना कहा गया, वो कहा गया दोस्तों 26 मई 1966 से। और यह गणराज्य के रूप में परिवर्तित हुआ 23 फरवरी 1970 से। और वहां जो संविधान लागू है, वर्तमान संविधान, उसे स्वीकृति मिली थी दोस्तों 6 अक्टूबर 1980। कब मिली थी दोस्तों? 6 अक्टूबर 1980। नेक्स्ट करंट अफेयर है, HDFC के नए CEO शशिधर जगदीशन होंगे। तो जो HDFC के नए CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। तो ये हैं शशिधर जगदीशन जो HDFC के नए CEO बने हैं दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे। वह अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पूरी सेवानिवृत्ति होंगे। और सितंबर 1994 से आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO थे। वह भारत में
किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। तो भारत में किसी भी निजी बैंक की सबसे लंबी समय तक सेवा करने वाले जो प्रमुख है वो कौन है दोस्तों? आदित्य पुरी, जो किस बैंक की सेवा में थे? HDFC बैंक की। और कब तक करी थी उनने सेवा? 1994 से 2020 तक। अब बात करें शशिधर जगदीशन की, तो शशिधर जगदीशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके पास धन बैंकिंग और वित्त के अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री है। वह 1996 में बैंक में शामिल हुए और वित्त, मानव संसाधन और अन्य विभागों के प्रमुख बने। अब शशिधर जगदीशन किसके नए CEO बने हैं? HDFC बैंक के। तो बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। मुंबई, भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी दोस्तों। HDFC बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य को शुरू किया था। इसकी शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और नई दिल्ली में है। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। और जो HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं लिखा गया है, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। तो जो HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है दोस्तों? वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। हिंदी में कहें तो कहेंगे हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। ये क्या है? HDFC बैंक की टैगलाइन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निरुपमा यादव की पुस्तक विशेष कोड टू विन का प्रकाशन होने वाला है दोस्तों। तो जो निरुपमा यादव हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? विशेष कोड टू विन। तो विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन कर रहा है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। तो विशेष कोड टू विन पुस्तक को किस दिन लॉन्च किया जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस। वो कब होता है दोस्तों? 29 अगस्त को। बात करें विशेष कोड टू विन पुस्तक के बारे में, तो यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है। यह पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मानसिकता को बयां करती है और सभी बाधाओं का सामना करके कप्तान बनने वाले 29 वर्षीय भृगुवंशी की कड़ी यात्रा पर प्रकाश डालती है। भृगुवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और 2007 से भारत के लिए खेल रहे हैं। वह पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। पुस्तक का उद्देश्य खेल उद्योग को क्रिकेट की तरह भारत में अन्य खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि खिलाड़ियों को उचित पहचान मिल सके। अगला करंट अफेयर है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। तो जॉन ह्यूम, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार जो विजेता थे, उनका निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों जॉन ह्यूम। तो उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। वह 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी SDLP के संस्थापक सदस्य थे और 1979 से 2001 तक पार्टी का नेतृत्व भी किया था। अब जॉन ह्यूम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? नोबेल शांति पुरस्कार से। बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार को शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है दोस्तों। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी था। नोबेल को डायनामाइट तथा इस तरह के विज्ञान के अनेक आविष्कारों के विध्वंसक शक्ति की बखूबी समझ थी। साथ ही विकास के लिए निरंतर नए अनुसंधान की जरूरत का भी उन्हें भरपूर एहसास था। दिसंबर 1896 में मृत्यु की पूर्व अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के रूप में सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो कब से हुई थी? 1901 में। जो क्यों दिया जाता है? जो स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे एल्फ्रेड नोबेल, उनकी
याद में दिया जाता है। अब बात करें हमारे कल की वीडियो क्वेश्चन की, तो हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन था हमीद बाकायको को कहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों आइवरी कोस्ट। तो जी हां दोस्तों, हमीद बाकायको को आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इसके सही उत्तर देने वालों के नाम हैं अक्षय कंडारी, सगुन शर्मा और साक्षी आर्या। बात करें हमारे आज की वीडियो क्वेश्चन की, तो हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है भारत सरकार ने IPL 2020 को कहां आयोजित करने की मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है दोस्तों भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।